हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और इंग्लिश न्यूज़ जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है और उसका हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं हिंदी में और समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडिंग। वंस नोटोरियस फॉर ब्राइबरी एंड नेपोटिज्म, जॉब्स ओनली ऑन मेरिट इन हरियाणा नाउ। शाह है। एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है वो हमेशा शॉर्ट में लिखी हुई होती है। आपने बुक्स वगैरह में सेंटेंस देखा होगा, उसमें हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, इज़ारएम या फिर वॉज वर, हैज़ है, इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद वर्ब की फॉर्म आती है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो या फिर थर्ड फॉर्म हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जो न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा इज़ारएम, वॉज वर, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। और हेडिंग में जो वर्ब लगी हुई होगी वो भी आपको हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही मिलेगी, पास्ट में कभी नहीं दिखेगी। हालांकि जो हेडिंग होती है वो होती पास्ट में ही है, उसका मतलब पास्ट में ही होता है, लेकिन उसे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हमेशा उसको प्रेजेंट सिंपल में ही लिखते हैं ताकि ऐसा लगे कि ये जो घटना है वो अभी भी घटित हुई है, थोड़ी ताज़ा लगे, इसके लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। लेकिन उसका जो मीनिंग है वो हमेशा पास्ट में ही पढ़ेंगे हम। आप लोगों ने हिंदी अखबार में भी देखा होगा, उसकी जो हेडिंग होती है घटना की वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी हुई होती है ताकि वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगे। वैसे ही सेम इंग्लिश न्यूज़पेपर में होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए जितना छोटा हो सके उतना छोटी लिखी हुई होती है। ये जो हमारे न्यूज़पेपर की जो हेडिंग है इसमें भी आप देख सकते हो, आपको कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, कहीं पे भी आपको इज़ारएम, वॉज वर नहीं दिख रहा है क्योंकि इसे शॉर्टकट में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो हेडिंग है पास्ट में ही। तो जो न्यूज़पेपर की जो हेडिंग है उसे देखकर आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचना कि अरे ये कैसे है, इसमें ना हेल्पिंग वर्ब है और ये कितनी हार्ड है, ऐसा मत सोचना। ये बस शॉर्टकट में लिखी हुई होती है तो थोड़ी सी हार्ड लगती है। इसको आप अगर कंटिन्यू पढ़ोगे तो आप आराम से पढ़ने लग जाओगे, तो इसमें ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो अब इसे पढ़ते हैं। वंस, वंस का मतलब होता है, आपने देखा होगा, एक बार। लेकिन वंस का एक मतलब और भी होता है। जब भी हम किसी पुरानी घटना की बात करते हैं कि कभी ऐसा हुआ करता था, यानी कि एक समय पर ऐसा होता था, तब भी हम वंस लगाते हैं। तो कभी नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम। ये एक एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है, यानी कि कभी बदनाम। फॉर ब्राइबरी एंड नेपोटिज्म, ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वतखोरी, यानी कि रिश्वत लेना, यानी कि कभी बदनाम। फॉर ब्राइबरी यानी कि रिश्वत के लिए, एंड नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। जब भी कभी किसी व्यक्ति को बिना योग्यता के उसे कोई नौकरी या कोई पद दे देना, उसे क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म। अक्सर आपने ये शब्द बॉलीवुड वालों के लिए सुना होगा, वहाँ पर यूज करते हैं कि जो बॉलीवुड है उसमें नेपोटिज्म चलता है, यानी कि भाई भतीजावाद चलता है। जिनके रिश्तेदार या कोई जान पहचान का अगर बॉलीवुड में है तो उसे ही रोल मिलता है, तो वहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा। तो वंस नोटोरियस यानी कि कभी बदनाम, फॉर ब्राइबरी एंड नेपोटिज्म यानी कि रिश्वतखोरी और भाई भतीजावाद के लिए कभी बदनाम। अब ये जो हेडिंग आई है ये हरियाणा के लिए यूज हो रही है, यानी कि हरियाणा कभी एक समय पर रिश्वतखोरी और क्या है, नेपोटिज्म के लिए बदनाम था। हालांकि इसमें यहाँ पर हरियाणा शब्द नहीं लिखा हुआ है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो कभी रिश्वतखोरी और नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद के लिए बदनाम रहने वाला जॉब्स ओनली ऑन मेरिट इन हरियाणा नाउ। जॉब्स का मतलब होता है नौकरियां, ओनली ऑन यानी कि केवल और केवल, मेरिट, मेरिट होता है योग्यता, यानी कि केवल और केवल योग्यता के आधार पर, यानी कि जो नौकरियां हैं वो केवल और केवल योग्यता के आधार पर। इन हरियाणा यानी कि हरियाणा में, नाउ अब। हरियाणा में एक समय ऐसा था जब क्या नौकरियां वहां पर सिफारिश पर मिलती थी या फिर रिश्वत देके मिल जाती थी, लेकिन अब वहां पर क्या नौकरियां केवल और केवल योग्यता के आधार पर मिलेगी, अब वहां पर रिश्वत नहीं चलेगी। आगे लिखा हुआ है शाह है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये अमित शाह ने दिया था, यानी कि ऐसा अमित शाह का कहना है। अब जो पूरी हेडिंग है इसका मतलब होगा, यानी कि रिश्वतखोरी और भाई भतीजावाद के लिए बदनाम रहने वाला हरियाणा, अब वहां पर क्या है, नौकरियां केवल और केवल योग्यता के आधार पर दी जाती है, ऐसा अमित शाह का कहना है। तो ये थी इसकी मेन हेडिंग। अब इसे आगे डिटेल में बढ़ते हैं। विद पिट स्टॉप्स, यहाँ पर आया है पिट स्टॉप्स। पिट स्टॉप्स का मतलब होता है बीच में थोड़ी देर रुकना। वैसे सिंगल जो पिट है इसका मतलब होता है गड्ढा, लेकिन ये पिट और स्टॉप्स को मिला के एक फ्रेज बनाई हुई है जिसका मतलब होता है कि बीच में थोड़ी देर रुकना कहीं पे जाते वक्त, यानी कि थोड़ी देर रुकते हुए या रुकने के साथ। इन रोहतक एंड कुरुक्षेत्र, यानी रोहतक में और कुरुक्षेत्र में अब कौन रुके, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, यानी कि जो अमित शाह है जो कि क्या है, यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री, एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन का मतलब होता है सहकारिता मंत्री, यानी कि अमित शाह जो कि क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, वो क्या है, थोड़ी देर रुकने के साथ यानी कि रुकते हुए
ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को इनोग्रेटेड। ये इनोग्रेट की सेकंड फॉर्म आई है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है इनोग्रेटेड। और इनोग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना, यानी कि उन्होंने थोड़ी देर रोहतक और कुरुक्षेत्र में रुकते हुए उद्घाटन किया। अब किसका? ए वीक लॉन्ग एग्जीबिशन। वीक लॉन्ग का मतलब होता है कि एक सप्ताह लंबी, और एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, यानी कि ऐसे कार्यक्रम जहाँ पे कुछ प्रदर्शित किया जाता हो उसे बोलते हैं एग्जीबिशन। यानी कि वो एग्जीबिशन एक सप्ताह तक चलेगी, तो उसका क्या, उन्होंने उद्घाटन किया। अब जो एग्जीबिशन है वो किस पर है? ऑन द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। द 3 न्यू यानी कि 3 नए क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज का मतलब होता है आपराधिक कानून, उनको अब बदल कर उनका नया नाम दे दिया है। जैसे पहले आपने सुना होगा, एक था आईपीसी यानी कि जिसको बोलते हैं इंडियन पेनल कोड, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? भारतीय न्याय संहिता। और दूसरा जो आपने सुना होगा सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अब उसको बदल के क्या कर दिया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया है। और जो तीसरा था वो था एविडेंस एक्ट 1872, अब उसको कर दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यानी कि ये 3 नए बना दिए हैं अब। यानी कि सरकार का कहना है कि ये जो नए कानून हैं वो क्या, न्याय को प्राथमिकता देंगे, ना कि सजा को। यानी कि लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, केवल किसी को सजा ही नहीं मिलनी चाहिए, न्याय भी होना चाहिए। तो ये जो हरियाणा है इसके समेत कई राज्यों में ये कानून क्या है, लागू करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो ये जो पूरा फ्रेज है इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि अमित शाह ने क्या है, शुक्रवार को 3 नए आपराधिक जो कानून हैं उन पर एक सप्ताह चलने वाली जो प्रदर्शनी है उसका क्या उद्घाटन किया। एंड डिजिटली इनोग्रेटेड। डिजिटली का मतलब होता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन क्या है, इनोग्रेटेड किया, यानी कि ऑनलाइन उद्घाटन किया। एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन। अब ये जो सेम फ्रेज है ये कल की न्यूज में भी आया था, ये फिर से आ गया आज। मैंने कल भी बताया था, एक फ्रेज होती है ले द फाउंडेशन स्टोन, जिसका मतलब होता है शिलान्यास करना या किसी चीज की नींव रखना। जब इसको प्रेजेंट में यूज करते हैं तो ले द फाउंडेशन स्टोन यूज करते हैं, और अगर पास्ट में यूज करते हैं तो लेट द फाउंडेशन स्टोन यूज करते हैं। ले की जगह सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। तो यहाँ पर आया है लेट द फाउंडेशन स्टोन, यानी कि उन्होंने क्या है, ऑनलाइन उद्घाटन किया और साथ ही साथ क्या है, शिलान्यास किया। अब किसका? फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो विकास परियोजनाएं हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मतलब होता है विकास परियोजनाएं, उनका भी क्या है, शिलान्यास किया। वर्थ, वर्थ का मतलब होता है मूल्य, कीमत, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उनकी जो कीमत है, मूल्य है, वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली 825 करोड़ रुपीज फॉर हरियाणा। यानी कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 825 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है फॉर हरियाणा, यानी कि हरियाणा के लिए। यानी कि अमित शाह ने हरियाणा के लिए लगभग क्या है, 825 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाएं हैं उनका क्या है, डिजिटली रूप से क्या है, उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। ये चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना, इसमें जो भी वर्ड्स आ रहे हैं या जो भी फ्रेजेस आ रहे हैं उनको आप नोट करके रखना, क्योंकि यही वर्ड्स और फ्रेजेस बार बार रिपीट होते हैं। एक बार आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो ये वर्ड्स आपको क्या याद हो जाएंगे, और यही वर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं। इनोग्रेटिंग अ स्टेट लेवल एग्जीबिशन, यहाँ पर आया इनोग्रेटिंग, जो कि इनोग्रेट से बना है। इनोग्रेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि उद्घाटन करना, और जब भी वर्ब में आइंज लगा हो तो इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर आया इनोग्रेटिंग, यानी कि उद्घाटन करते हुए, हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे। अ स्टेट लेवल एग्जीबिशन, स्टेट लेवल का मतलब होता है राज्य स्तरीय, और एग्जीबिशन का मतलब मैंने आपको बताया था प्रदर्शनी। तो एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए ऑन द क्रिमिनल लॉज, यानी कि आपराधिक कानूनों पर, इन कुरुक्षेत्र, यानी कि कुरुक्षेत्र में। मिस्टर शाह सेड, तो जो अमित शाह है उन्होंने कहा, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, से की सेड, यानी कि उन्होंने कहा। द पीपल ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा के जो लोग हैं, हैव गिवन। अब ये देखो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसमें है हैव, उसके बाद में गिव की थर्ड फॉर्म आई है गिवन, यानी कि हरियाणा के जो लोग हैं उन्होंने दिया है क्या, द बीजेपी, यानी कि बीजेपी को अ मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत, यानी कि चुनाव में उन्होंने बहुमत दिया है। फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम, यहाँ पर आया कंसेक्यूटिव, ये सेम वर्ड कल की न्यूज़ में भी आया था, जिसका मतलब होता है लगातार। तो द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम, यानी कि लगातार तीसरी बार। तो लगातार तीसरी बार हरियाणा के लोगों ने क्या है, बीजेपी को मेजोरिटी दी है, यानी कि बहुमत दिया है। इन द गवर्नमेंट हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर डेवलपमेंट, यहाँ पर ये आया है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ये एक ईडियम है, यानी कि एक मुहावरा है, इसको आप नोट कर लेना। ये एक मुहावरा होता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, जिसका मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर आई है उसकी थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म आई है लेफ्ट,
क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। तो द गवर्नमेंट हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, यानी कि सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए। तो ये पूरा इस प्रकार बनेगा कि कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने लगातार क्या है, तीसरी बार भाजपा को बहुमत दिया है और सरकार ने विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पर ये जो ईडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न, इसको आप लिख लेना ताकि आपको आगे याद रहे। इन हरियाणा, यानी कि हरियाणा में वंस नोटोरियस, यानी जो कभी बदनाम था, फॉर जॉब अलोकेशन, जॉब का मतलब होता है नौकरी और अलोकेशन का मतलब होता है बांटना या फिर आवंटन करना, यानी कि कभी हरियाणा क्या है, जॉब देने के लिए बदनाम था थ्रू फेवरेटिज्म। थ्रू एक प्रीपोजिशन है और फेवरेटिज्म का मतलब होता है सिफारिश। तो थ्रू फेवरेटिज्म यानी कि सिफारिश के जरिए, यानी कि सिफारिश के द्वारा, यानी कि हरियाणा जो कभी क्या है सिफारिश के आधार पर क्या है नौकरियां बांटने के लिए बदनाम था। जॉब्स आर टुडे प्रोवाइडेड, ये जो सेंटेंस है जॉब्स आर टुडे प्रोवाइडेड, ये प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। वैसे अगर नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें इज आर एम के बाद में हमेशा वर्ब होती है, वो भी आईएनजी वाली वर्ब होती है, लेकिन इसमें जो वर्ब लगी हुई है प्रोवाइडेड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब भी इज आर एम के बाद में कभी भी अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर आप लोगों को पैसिव वॉइस के बारे में जानकारी नहीं है तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उन्हें देख लीजिए, क्योंकि ग्रामर आनी बहुत ज़रूरी है। तो जॉब्स आर टुडे प्रोवाइडेड, तो इस प्रकार का यदि कोई सेंटेंस आता है कि जॉब्स आर टुडे प्रोवाइडेड, यानी कि पैसिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस आता है तो वो इस प्रकार से पढ़ा जाएगा कि जॉब्स है वो जो नौकरियां हैं वो दी जाती है। प्रोवाइड का मतलब होता है देना। जब भी इज आर एम के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो उसको हमेशा इस प्रकार से बनाना है कि दिया जाता है, किया जाता है, खाया जाता है, तो इस प्रकार से ही बनाया जाएगा। तो जॉब्स आर टुडे प्रोवाइडेड यानी कि नौकरियां दी जाती है आजकल सोली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सोली का मतलब होता है सिर्फ या फिर केवल। तो अब जो नौकरियां दी जाती है वो केवल और केवल किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि केवल मेरिट के आधार पर, यानी कि योग्यता के आधार पर ही दी जाती है। एक समय था जब नौकरियां क्या है सिफारिश पर दी जाती थी, लेकिन अब क्या है नौकरियां केवल योग्यता के आधार पर ही दी जाती है। विदाउट खर्ची यानी कि ब्राइबरी, यहाँ खर्ची का मतलब है ब्राइबरी, ब्राइबरी यानी कि रिश्वत, और पर्ची यानी कि विदाउट खर्ची और पर्ची, यहाँ पर्ची का मतलब है नेपोटिज्म, यानी कि भाई भतीजावाद। तो बिना खर्ची और पर्ची के क्या है आजकल नौकरी दी जाती है। दिस इज अ मेजर अचीवमेंट, मेजर का मतलब होता है बड़ी और अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। तो ये क्या एक बड़ी उपलब्धि है ऑफ आवर गवर्नमेंट, यानी कि हमारे सरकार की। ही सेड, उन्होंने कहा। तो ऐसा अमित शाह का कहना है। डिग एट अपोजिशन, यहाँ पर आया डिग। डिग के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक डिग का मतलब होता है खुदाई, जो आपने शायद पढ़ा होगा किताबों में, और एक डिग का मतलब होता है उपहास या फिर तंज। हम किसी बोलते हैं ना किसी पर तंज कसना, किसी का व्यंग्य करना, तो यहाँ पर डिग का मतलब है उपहास या फिर व्यंग्य। तो ये एक नाउन है, ये वर्ब नहीं है। एट द अपोजिशन, और अपोजिशन का मतलब है विपक्ष, तो इसका मतलब है विपक्ष पर तंज या फिर विपक्ष पर व्यंग्य। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज होगा। अब जैसे यहाँ पर डिग आया है तो यहाँ पर खुदाई की कोई बात नहीं हो रही, अपोजिशन को खोद तो नहीं सकते, तो यहाँ पे खुद को ध्यान रखना है कि डिग आया इसका मतलब इसका उपहास उड़ाना हो गया, व्यंग्य करना है, यही मतलब होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सेंस में रखनी है। वैसे आप कई दिन पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ आने लग जाएगा। जैसे अगर हमें बोलना हो कि अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसा, तो यहाँ पर क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे कि अमित शाह टुक अ डिग एट अपोजिशन पार्टीज। यहाँ पर जो टुक आया है ये एक वर्ब है, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, यानी कि अमित शाह ने क्या है विपक्षी पार्टियों पर तंज कसा या फिर व्यंग्य किया। एड्रेसिंग अ गैदरिंग इन रोहतक, यहाँ पर आया एड्रेसिंग, जो कि एड्रेस से बना है। एड्रेस के अलग अलग मतलब होते हैं। एक तो नॉर्मल जो मतलब है आपको पता होगा, जिसका मतलब होता है ठिकाना या फिर पता, यानी किसी का एड्रेस पूछते हैं वो होता है एक तो मतलब। ठिकाना या फिर पता के रूप में जब यूज करते हैं वो होता है नाउन, यानी कि वो एक संज्ञा के रूप में यूज किया जाता है। और उसी एड्रेस का एक और मतलब होता है, वो होता है संबोधन करना, वो एक वर्ब होती है। ये एड्रेस शब्द आपको न्यूज़पेपर में बहुत देखने को मिलेगा, इसका मतलब है संबोधन करना। तो यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, इसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो मैंने बोला था ना जब भी आईएनजी लगा हो तो उसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि एड्रेसिंग यानी कि संबोधन करते हुए।
जब भी स्टार्टिंग में अगर कोई वर्ब हो उसमें आईएनजी हो तो उसको ऐसे पढ़ेंगे कि संबोधन करते हुए, खाते हुए, गाते हुए, जाते हुए, इस प्रकार से। और गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है सभा। जब लोगों की भीड़ होती है उसे बोलते हैं गैदरिंग, यानी कि जनसभा। तो एक जनसभा को संबोधित करते हुए इन रोहतक, ये रोहतक एक जगह का नाम है हरियाणा में, यानी कि रोहतक में एक गैदरिंग को संबोधित करते हुए एट द खादी कारीगर महोत्सव है। अब इस जगह का नाम है कहाँ पर, खादी कारीगर महोत्सव है, यानी कि रोहतक में कोई कार्यक्रम था जिसका नाम था खादी कारीगर महोत्सव। तो वहाँ पर वो क्या संबोधन करते हुए उन्होंने विद, यानी कि के साथ में, अब वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे, कौन थे, विद हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी, यानी कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है मुख्यमंत्री, यानी कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायाब सिंह सैनी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। ऑल्सो इन अटेंडेंस, अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति, यानी कि इनकी उपस्थिति में, यानी कि ये भी वहाँ पर मौजूद थे। ही टुक अ डिग एट अपोजिशन पार्टीज, ये देखो ये सेम सेंटेंस वापस आ गया इसमें, देखो यहाँ पर है डिग, जिसका मतलब है तंज या फिर व्यंग्य। तो टुक अ डिग यानी कि तंज कसा, तो ही टुक अ डिग यानी कि उन्होंने व्यंग्य किया या फिर तंज कसा एट अपोजिशन पार्टीज, यानी कि विपक्षी जो पार्टियां थी उन पर। सेइंग, अब यहाँ पर भी देखो से में आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि सेइंग, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कहते हुए। से का मतलब होता है कहना, तो आईएनजी लग गया तो इसको ऐसे बोलेंगे कि कहते हुए। दैट कि आफ्टर द कंट्रीज, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है बाद में, द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, यानी कि देश की आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी। देयर गवर्नमेंट्स नेग्लेक्टेड खादी एंड डिड नथिंग, देयर गवर्नमेंट यानी कि उनकी सरकार ने नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट की सेकंड फॉर्म है नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट का मतलब होता है अनदेखा करना। तो ये विपक्ष के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या हमेशा नेग्लेक्ट किया, यानी कि अनदेखा किया खादी। खादी आपको पता होगा ये एक ऐसी वस्तु होती है जो हमारे देश में बनती है, जो हाथों से बनाई जाती है, उसे बोलते हैं खादी। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, विपक्ष है जो हमेशा खादी को क्या नेग्लेक्ट किया है, एंड डिड नथिंग, और कुछ नहीं किया, फॉर इट्स डेवलपमेंट, यानी कि इसके विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा अमित शाह का कहना है। मिस्टर शाह असर्टेड दैट, यहाँ पर है असर्टेड, जो कि असर्ट की सेकंड फॉर्म है। असर्ट का मतलब होता है किसी बात को जोर देकर कहना, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई असर्टेड। तो मिस्टर शाह ने जोर देकर कहा दैट कि, अब आगे एक चीज़ ध्यान रखना, आगे जो सेंटेंस है वो इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इफ़ से लेकर ये आया है थिंक ऑफ द पास्ट, यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस है। ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर लिखा हुआ ना, इफ द वर्क टूवर्ड्स प्रमोटिंग खादी हैड बीन कैरिड आउट कंसिस्टेंटली अनएम्प्लॉयमेंट वुड हैव बीन अ थिंग ऑफ द पास्ट। ये पूरा का पूरा सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। इस पूरे वाक्य में दो वाक्य छुपे हुए हैं, यानी कि दो वाक्यों को मिलाकर एक बनाया हुआ है। इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है कंडीशनल सेंटेंस, तो ये उसी का टॉपिक है। ये है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। जब भी हम अगर अतीत की कोई बात करते हैं, कोई पास्ट की बात करते हैं, यानी कि कोई घटना है जो घटी नहीं है, अगर वो घट जाती तो उसके जो नतीजे भी जो होते उसको बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, क्योंकि सीधा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूँ ताकि क्या आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि मुझे कहना है कि अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा में पास हो चुका होता, यानी कि अगर मैं पढ़ाई करता तो पास हो जाता, यानी कि नतीजा ये होता अगर पढ़ाई करता तो। जैसे अगर हम सेंटेंस बोलते हैं कि अगर वे समय पर पहुंचते तो उद्घाटन समारोह देख पाते, यानी कि वो पहुंचते तो ऐसा हो जाता। तो इस प्रकार के सेंटेंस सीधे नहीं बना सकते, इन सेंटेंस को बोलते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें दो वाक्य एक साथ जुड़े हुए हैं कि अगर वे समय पर पहुंचते, एक तो सेंटेंस ये हो गया, और दूसरा वाक्य है तो उद्घाटन समारोह देख पाते, यानी कि दो वाक्य एक साथ लगे हुए हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा इफ से बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले जो पहला वाक्य है वहाँ पर इफ लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट के बाद में हेड लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना हेड, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और फिर जो अगला सेंटेंस है दूसरा वाला, उसको कॉमा लगा कर स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें वापस सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखना सेकंड वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वुड हैव लगेगी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और यदि जो सेंटेंस है पहला वाला अगर वो पैसिव में है तो ध्यान रखना हेड के साथ में बीन भी लग सकता है, अगर वो पैसिव वॉइस में है तो। अगर पैसिव वॉइस में नहीं है, डायरेक्ट आगे सब्जेक्ट आया हुआ है, तो वो इसमें सीधा केवल हेड लगेगा, नहीं तो बीन भी लगेगा। अब जैसे ये सेंटेंस है कि अगर मैंने ज़्यादा पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा पास कर चुका होता,
तो ये पहला सेंटेंस है, इसको ऐसे बनाएंगे कि इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, तो मैं परीक्षा पास कर चुका होता, तो आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर वे समय पर पहुंचते तो उद्घाटन समारोह देख पाते। इफ़ दे हैड अराइव्ड ऑन टाइम दे वुड हैव सीन द ओपनिंग सेरेमनी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे न्यूज़ पे चलते हैं वापस। अब यहाँ पर लिखा है इफ़ वर्क टूवर्ड्स, यानी कि यदि, वर्क का मतलब होता है कार्य, टूवर्ड्स प्रमोटिंग खादी, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, की तरफ, प्रमोटिंग खादी यानी कि खादी को प्रमोट करने की तरफ अगर कार्य हैड बीन कैरिड आउट। अब ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन साथ साथ में इसमें पैसिव वॉइस भी यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, क्योंकि आगे इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आगे ऑब्जेक्ट है, इसलिए हेड के साथ में बीन भी लगाया है। जो मैंने आपको बताया भी था कि अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस आता है तो बीन भी लग सकता है। और आगे इसमें वर्ब आई है कैरिड आउट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इफ वर्क टूवर्ड्स प्रमोटिंग खादी, यानी कि खादी को प्रमोट करने की तरफ कार्य हैड बीन कैरिड आउट। कैरिड आउट एक फ्रेजल वर्ब है जो कि होती है कैरी आउट, इसकी थर्ड फॉर्म है कैरिड आउट। इसका मतलब है कार्य करना, यानी कि खादी को प्रमोट करने की तरफ कार्य किया गया होता कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, यानी कि लगातार अगर खादी को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया होता। अब ये कोमा के बाद में अगला सेंटेंस है अनएम्प्लॉयमेंट वुड हैव बीन अ थिंग ऑफ द पास्ट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, वुड हैव बीन यानी कि हो गई होती, क्या, अ थिंग ऑफ द पास्ट। यहाँ पर जो आया है अ थिंग ऑफ द पास्ट, जिसका मतलब होता है समाप्त हो जाना या फिर कोई पुरानी बात हो जाना। तो यानी कि जो बेरोजगारी है वो क्या है, समाप्त हो गई होती। तो अमित शाह ने क्या जोर देकर कहा कि अगर खादी को बढ़ावा देने के लिए क्या है लगातार काम किया गया होता तो क्या बेरोजगारी अभी तक खत्म हो जाती, यानी कि वो इतिहास की बात बन जाती पहले की। इन 2014-15 यानी कि 2014-15 में द टर्नओवर ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, टर्नओवर का मतलब होता है कि साल भर में व्यापार कितने रुपयों का हुआ है, उसे बोलते हैं टर्नओवर। टर्नओवर ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज यानी कि खादी और जो विलेज इंडस्ट्रीज है यानी कि जो ग्राम उद्योग है उसका जो टर्नओवर था वॉज 33,000 करोड़ रुपीज, यानी कि 2014-15 में उसका जो टर्नओवर था वो 33,000 करोड़ रुपए था। विच हैज़ नाउ इंक्रीज्ड, जो क्या है हैज़ नाउ इंक्रीज्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज़ इंक्रीज्ड यानी कि जो क्या है अब क्या इंक्रीज हो गया है, यानी कि बढ़ गया है, टू 1.7 लाख करोड़, जो क्या है अब बढ़कर क्या 1.70 लाख करोड़ हो गया है। ही सेड, उन्होंने कहा। तो अमित शाह ने कहा कि खादी और जो विलेज जो इंडस्ट्री है उसका जो 14-15 में क्या है जो टर्नओवर था वो 33,000 करोड़ रुपए था, जो कि अब क्या है बढ़कर 1.70 लाख करोड़ हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक माय ट्रांसलेशन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और इस ट्रांसलेशन में आपको कहीं भी कोई समझने में प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो ग्रामर की हो या फिर किसी अन्य प्रकार की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।